में पढ़ रहे थे? यस सर। है ना? आप लोगों ने किसी ने अपने सिस्टम पे बायोस ओपन किया? हाँ जी सर। किसी ने ट्राई नहीं किया? किसी ने हार्ड डिस्क पे पार्टीशन बनाने की कोशिश की? सर पीसी नहीं है सर। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं बच्चे, पीसी नहीं है तब तो खैर कोई नहीं, बट ऐसे भी तो लोग हैं जिनके पास पीसी है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। सर कोई मेरा पीसी खराब हो गया है। अच्छा, आपकी पीसी बिगड़ गई। ऐसा है, आज मैं आप लोगों के बैच में जो अभी तक पढ़ाई हुई है और कुछ आगे की भी चीजें एज अ पीडीएफ जो है, वो नोट्स जो है वो एज अ पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। आपकी क्लास होगी, उसमें मैं आपका वाइवा कंडक्ट करूंगा, ठीक है? पहला एग्जाम है, मैं वाइवा लूंगा, इसके बाद का एग्जाम का पैटर्न अलग होगा, हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। ओवरऑल आपका मंथली असेसमेंट होना है। जो अप्रैल मंथ में मैंने बहुत कम क्लास ली है आपकी, तो इस मंथ की भी 2-4 क्लासें उसमें ऐड हो गई, इसको मिला करके कुछ कंटेंट हो गए जहां तक मैं कवर करूंगा आज, वहां तक का आपका सिलेबस होगा। नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चों से 2-4 क्वेश्चन मैं पूछता चलूंगा, उसी के बेसिस पे उनका इवैल्यूएशन होगा, राइट? यस सर। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल आज हो गया आपका फ्राइडे, नाउ यानी मंडे को आपकी नेक्स्ट क्लास डी होगी। यस सर। हाँ, तो मंडे को हम लोग अपना वाइवा सेशन रखेंगे। ओके सर। चलिए, ठीक है। तो बायोस में हम लोग ने बात किया था, बायोस एक प्रोग्राम है जो सिस्टम के बूटिंग में हेल्प करता है। ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में पोस्ट जैसे वर्क को परफॉर्म करता है। पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिससे वो हर कंपोनेंट के बीच की पावर सप्लाई को चेक करता है, और फाइनली हमारे मशीन के बूटिंग सेक्टर को सर्च करता, जिसको वो रैम में लोड करता है, और रैम और प्रोसेसर की हेल्प से हमारा मशीन बूट कर जाता है। सीमॉस में कुछ सेटअप्स भी कर सकते हैं हम, उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव रखने के लिए इसमें सीमॉस बैटरी की यूज होती है। सीमॉस बैट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, राइट? अब आपका ये बायोस जो है वो बूट स्ट्रैप लोडर भी है,
हाँ, बूट स्ट्रैप लोडर यानी कि वो फाइलें जो एक सिस्टम को बूट होने के लिए हेल्प करेंगी, उनको ये सर्च करके हमारे बूटिंग सेक्टर से या जो भी हमारा हार्ड डिस्क हो, सीडी हो, डीवीडी हो, पेन ड्राइव हो, नेटवर्क हो, कहीं से भी वो सर्च करके लाता और बूट कराता है, राइट। बायोस का बहुत ही वाइटल रोल है। आज की डेट में आपका बायोस अपग्रेड भी होता है, आपके सिस्टम का जो भी बायोस है उसको आप चाहें तो अपग्रेड भी कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, इसलिए अब अपग्रेड हो जाता क्योंकि ये एक EEPROM होता है। EEPROM कहने का मतलब क्या होता है, कोई आइडिया? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग। रोम, हाँ, तो रोम जो है आपका एक EPROM होता है, EEPROM होता है। थोड़ा सा कोई नहीं, सॉरी थोड़ा बीच में सेशन रोक दिया मैंने, तो एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गई। एनीवे ठीक है, तो हम लोग का रोम बायोस को कहते हैं कि वो रोम में रहता है। देखिए ये रोम चेंज हो गया, हाँ ये इरेजेबल रोम हो गया, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल भी हो गया, तो यानी कि हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे सिंपली रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो पहले जो होता था ना बायोस, वो अपग्रेड वगैरह नहीं होता था, जो है वो है, ठीक है। लेकिन अब अपग्रेडेबल आ गए। अब तो आपके बायोस का प्रोग्राम ऐसा होता है कि उसमें माउस भी वर्क करता है। पहले माउस नहीं वर्क किया करता था, कीबोर्ड से ही आपको अप एंड डाउन एरो की का यूज करके जो है वो आप डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते थे, उन्हें इनेबल डिसेबल या जिस तरह की जो भी सेटिंग करनी है वो करते थे। अब के मदरबोर्ड में जो बायोस आ रहे हैं, उस बायोस प्रोग्राम में आपका माउस एक्टिवली वर्क करता है, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। अब है अपने मशीन के बायोस को ओपन करने के लिए, सर आपकी मशीन होगी, बेस्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब आपका सिस्टम बूट करता है उसी वक्त स्क्रीन पे शो करता है कि आप कौन सा की प्रेस करेंगे जिससे आपका बायोस सेटअप ओपन होगा। वैसे फिर भी मैंने कुछ पॉपुलर कीज लिख दिए हैं, कुछ पॉपुलर ये कंपनी के हिसाब से कि एसर का हो, आसूस का हो, डेल का हो, HP हो, लेनोवो हो, तो कहाँ पे क्या वर्क करता है, ठीक है। कॉमनली अगर देखेंगे ना तो दो की बड़े कॉमन है बायोस ओपन करने के लिए, एक F2 और दूसरा डेल, ठीक है। ये मैक्सिमम जगह यूज होता है। इनकेस ये ना काम करे तो थोड़ा आपको अगर पता भी नहीं है तो थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा या अपनी मशीन का मैनुअल पढ़ना पड़ेगा कि इसका बायोस कैसे ओपन होगा, किस की को प्रेस करने से ओपन होगा। तो इनकेस अगर आपको ये दिखता है कि मैं F2 या डेल से जो है वो बायोस नहीं ओपन कर पा रहा हूं, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो ओपन होगा, लेकिन आपको उसके लिए सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ना अब सर ये है आपकी कंप्यूटर मेमोरी का चार्ट, ठीक है। कंप्यूटर में कुछ इसी तरीके से मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी,
है ना। और जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें रैम और रोम की बात करते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें हार्ड डिस्क, HDD, SDD, SSD, कॉम्पैक्ट डिस्क, USB, फ्लैश ड्राइव, यानी कि जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज है, एक्सटर्नल या इंटरनल में भी आते हैं हार्ड डिस्क वगैरह वो। लेकिन प्राइमरी में दो ही, रैम और रोम। ये तो आप लोगों को पहले भी पता चला होगा जब आप बेसिक क्लास कर रहे होंगे कंप्यूटर का, Yes, sir. है ना। अब रोम को तो अभी आपने देखा कि आपका रोम जो है अब वो सिंपल नॉट रोम नहीं रह गया है। हाँ, वो रोम अब आपका पी रोम हुआ, पी रोम के बाद ईपी रोम हुआ, ईपी रोम के बाद ईईपी रोम हो गया। सिंपल रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। हाँ, और आपका ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, है ना। यस सर। हाँ जी, सर मेरा सर रोल नंबर नोट कर लीजिए सर, नमाज के टाइम हो रहा है। नमाज का टाइम हो गया आपका। अच्छा, एक मिनट। 36 याद है मुझे सादिक, यस सर, क्योंकि यस रोल सर। नंबर मैंने ही बताया था तो मेरे माइंड में बैठा हुआ है। यस सर, यस सर। हाँ, तो ठीक है, आज फ्राइडे है, कोई नहीं। तो हम लोग रोम की बात कर रहे थे। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में जो है वो आपका तो पहले क्या होता था, ये इसमें जो एक बार रिटर्न हो गया वो हो गया। हाँ, फिर पी रोम आया, प्रोग्रामेबल रोम आया, उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। पहले मैन्युफैक्चर हो जाता, फिर प्रोग्राम हो सकता था, फिर इरेजेबल प्रोग्रामेबल हो गया। इरेजेबल वाला जब रैम रोम आया था तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज के नीचे इरेज होता था। फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम आ गया, सिंपली वो रिमूव हो जाता, मतलब डेटा उसका डिलीट हो जाता। वैसे ईईपी रोम जो है वही आपका आज के डेट में पेन ड्राइव है या फ्लैश ड्राइव है। ये होने के बावजूद ये कहां पे है, सेकेंडरी में। समझ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हुई। हाँ बोलिए। फ्लैश ड्राइव क्या होता है सर? पेन ड्राइव पेन ड्राइव नहीं सर, फ्लैश ड्राइव। एक्चुअल नेम उसका फ्लैश ड्राइव ही है। वो तो दिखता पेन जैसा है इसलिए उसको लोग पेन ड्राइव बोलते हैं। आप तो अलग अलग तरह के पेन ड्राइव आते हैं, मिकी माउस वाले, तो टार्जन वाले, तो बाइक वाले, कार वाले, सब पेन ड्राइव आते हैं, है ना। यस सर। उसमें होता तो एक छोटा सा चिप ही है, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर आप जैसा ही बना दो। यस सर। हाँ, अब उसमें अलग बात है कि उसकी कनेक्टिविटी एंड स्पीड के बेसिस पे उसकी कैटेगरी हो गई। हाँ, पेन ड्राइव की 2, 3, 4 जो मैंने आपको पहले ही बताया था, यूएसबी कैटेगरी। ठीक है, 40 चला ले हेलो बच्चे म्यूट कर लीजिए अगर अगल बगल से बोला ना कुछ ना ठीक है। अब रोम के डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, ये नॉन वोलाटाइल है, यानी पावर फेल भी हो जाए तो भी रहता है। फैक्ट है, रहता है, ये डेटा कहीं नहीं जाता। हाँ, लेकिन उसी के साथ में एक और मेमोरी है जो है रैम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नीचे इसके डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी।
अब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल कहने का मतलब आइडिया होगा आप लोगों को, वोलाटाइल कहने का मतलब? जब तक पावर सप्लाई करेंगे तब तक काम करेगा। राइट, पावर ऑफ, डेटा ऑफ। ठीक है, साथ में इसमें टर्म जुड़ा हुआ है रैंडम, यानी कि रैम में अवेलेबल डेटा को रैंडमली हम एक्सेस कर सकते हैं या उसका डेटा रैंडमली एक्सेस हो सकता है। कोई जरूरत नहीं है सीक्वेंस में हो, रैंडमली कहीं से भी कोई भी डेटा एज पर नीड जो है वो आपके प्रोसेसर के पास ट्रांसफर हो सकती है प्रोसेसिंग के। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को रैम के बारे में पढ़ाया था, पहले भी बताया है सिस्टम आर्किटेक्चर के वक्त में, कि रैम बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट मेमोरी है आपकी, बिकॉज इसके बिना आपका कंप्यूटर कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेसर होता है उस तक डेटा पहुंचाने का काम आपका रैम ही करता है। ठीक है, कोई भी डेटा हो किसी भी इनपुट डिवाइस से दें, किसी भी स्टोरेज मीडिया से दें, वो पहले रैम को जाएगा, रैम से फिर जो है वो प्रोसेसर के पास। बट रैम भी टाइम टू टाइम चेंज होता चला गया। सिस्टम की स्पीड को बढ़ाने के लिए उसमें उसके स्लॉट्स चेंज हुए, रैम के कैटेगरी चेंज हुए, रैम की स्पीड बढ़ती चली गई। रैम की स्पीड को काउंट करने के लिए हम लोग उस बोलते हैं, उसमें पहले टर्म यूज हुआ करता, आज के डेट में ये चीज गायब हो गई है, क्योंकि अब हम लोग सीधे DDR1, 2, 3, 4 की बात करते हैं। पहले FSB काउंट हुआ करता था, फ्रंट साइड बस स्पीड, FSB। ये 1366 FSB, तो ये इतना FSB, तो मैच करके लेना होता था हमें रैम, अगर हम एक से ज्यादा रैम लगा रहे हैं तो। लेकिन अब ये सीन चेंज हो गया है, अब हम तो सीधे DDR2, 3 वगैरह की बात करते हैं। धर्मपाल, ठीक है? यस सर। कुछ नहीं बच्चे, एक जगह कांस्टेंट बैठ जाओ। कुछ मैंने यहाँ पे रैम से रिलेटेड हिस्ट्री की बात की है, किस तरीके से 1990 से लेकर के अभी तक जो है वो रैम में चेंजेस आते गए, डेवलपमेंट होती चली गई। डिफरेंट रैम आए, ये आपके नॉलेज के लिए हिस्ट्री में डाला हुआ है। अभी फिलहाल हम लोग किस पे वर्क करते हैं? DDR2, 3, 4। आप लोगों के पास में, जिनके पास भी कंप्यूटर है, आप लोगों को आइडिया है कि आपके मशीन में कौन सा रैम लगा है? DDR ही है आज के डेट में। DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट। DDR2 सर। किसी में DDR2 होगा, किसी में 3 होगा, और जिनका लेटेस्ट मशीन होगा बिल्कुल रिसेंटली खरीदा हुआ उसमें DDR4 होगा। वो भी तब जब आपने डिमांड किया होगा, क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर इसे नहीं भी देते हैं, उनके पास DDR3 पड़ी है या आपका बजट लो है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको DDR3 दे देते हैं। अब एक बच्चे के पास देखिए DDR2 है, मेरे पास भी एक डेस्कटॉप मशीन है उसमें DDR2 है, वो जस्ट ऐसे ही यूज होता है सिंपल वर्क के लिए। ठीक है, बट इनका डेवलपमेंट एज देखिए, 1990 से लेकर के अभी के डेट में DDR4 हम लोग यूज कर रहे हैं, इसका डेवलपमेंट भी कब हो चुका है? 2012 में। लेकिन अभी क्या है, हम 2021 में है, यानी कि तकरीबन 8-9 साल बीत गए। अभी हम लोग DDR4 को भी प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं, सबकी मशीन के पास वो है भी नहीं। ठीक है, स्टिल वी आर फ्रिक्वेंटली यूजिंग DDR3 मशीन। अब बात आती है ये सब किस तरह के रैम है। ये तो ठीक है, हिस्ट्री ईयर्स दिए हुए हैं इनके, कब कौन सा रैम आया, बट ये होते क्या है? देखिए, रैम दो तरीके के, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, यानी रैम में भी दो टाइप, हाँ, स्टैटिक और डायनामिक।
स्टैटिक रैम को एस रैम और डायनेमिक रैम को डी रैम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो गेम हुआ वो हुआ ट्रांजिस्टर्स का। जो स्टैटिक रैम है वो 6 ट्रांजिस्टर्स का यूज करता है पर मेमोरी सेल। ट्रांजिस्टर समझते हैं? ट्रांजिस्टर्स छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं हमारे मदरबोर्ड पे या किसी भी किट पे देखते होंगे। यस सर। ठीक है, तो पहले इस तरह के रैम का यूज हुआ। ये रैम काफी कॉस्टली पड़ता है। हाँ, ये ट्रांजिस्टर्स बेस्ड होता है। इस रैम को आज के डेट में एज हम केस मेमोरी यूज करते हैं। हमारे मदरबोर्ड पे L1, L2 और L3, आगे मैं केस मेमोरी का अलग से एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये केस मेमोरी होती है। केस मेमोरी जो है वो क्या काम करती है? रैम और प्रोसेसर के बीच में जो स्पीड का एक बड़ा गैप होता है उस गैप को वो रिड्यूस करती है। ठीक है, क्योंकि रैम काफी स्लो है प्रोसेसर के कंपैरिजन में और केस मेमोरी रैम के कंपैरिजन में फास्टर है, तो वो क्या करता है? इस गैप को कम करता है। रैम से डेटा हमारे केस मेमोरी के पास जाता है और केस मेमोरी से प्रोसेसर के पास। ठीक है, तो अब स्टैटिक रैम चूंकि ये कॉस्टली है और फास्टर भी है, वो यूज होता है एज अ केस मेमोरी। और डायनेमिक रैम जो है थोड़ा चीपर है बट स्लो है, ये यूज होता है एज अ आपके सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी, जो कि आप डिम स्लॉट सिम स्लॉट में लगाते हैं। ठीक है, अब आइए एस रैम डी रैम के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। एस रैम जैसा मैंने बताया ये आपका हैज लोअर एक्सेस टाइम, यानी फास्ट काम करता है। ये आपका हायर एक्सेस टाइम है, ये स्लो काम करता है। एस रैम बट ऑब्वियस है कॉस्टली है। डी रैम जो है वो एस रैम के कंपैरिजन में सस्ता है। एस रैम में कांस्टेंट पावर सप्लाई की जरूरत होती है, मींस दिस टाइप ऑफ मेमोरी विच कंज्यूम्स मोर पावर। ट्रांजिस्टर्स बेस्ड है इसलिए इसमें पावर कंजम्पशन हाई है। रैम जो है वो चिप बेस्ड वर्क करता है, हाँ इसमें आपका कैपेसिटर लगा होता है, इसीलिए ये जो है लेस पावर कंज्यूम करती है। ठीक है, ओके सर। अब आपसे कोई एस रैम और डी रैम के बारे में पूछेगा तो सिंपली आप 2-4 डिफरेंस बता सकते हैं। यस सर। ट्रांजिस्टर बेस तो एक कैपेसिटर बेस, एक में ज्यादा एस रैम में ज्यादा पावर कंजम्पशन, डी रैम में लेस पावर कंजम्पशन। एस रैम कॉस्टलियर, डी रैम लेस कॉस्टलियर। कॉस्टली तो दोनों ही है लेकिन कम है ना। एस रैम फास्टर है, डी रैम स्लोअर है। अब जो रैम है उस रैम में भी बहुत तरह, एक्चुअली ये सब डेवलपमेंट फेज है जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के रैम आए टाइम टू टाइम। अब हम उस रैम के बारे में समझेंगे। अब देखो एक आया एफपीएम रैम, एफपीएम डी रैम यानी डायनेमिक रैम। ठीक है, अब ये एफपीएम डायनेमिक रैम का क्या काम भाई? तो एफपीएम का मतलब हो गया फर्स्ट पेज मोड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एफपीएम यानी फर्स्ट पेज मोड। Type of RAM that waits through the entire process of locating a bit of data by column and row and then reading the bit before it begins the next bit. Max transfer rate is around 176 Mbps. ये महज 176 Mbps की स्पीड से काम करने वाला था और ये स्लो भी था। स्लो तो दिख ही रहा है ऐसे ही, क्यों? क्योंकि ये बिट बाय बिट प्रोसेस करता था, एक बिट ट्रांसफर देन दूसरा बिट तीसरा बिट, तो काफी स्लो। लेकिन कहते हैं ना कि हर वो चीज जिस टाइम में आई वो उस टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। उसका इंपॉर्टेंस तब कम होता है जब उससे कोई बेटर चीज आ जाती है। अब इसकी जगह पे फिर आ गया एसडी रैम।
SDR रैम, ठीक है। रैम का कॉन्सेप्ट बदला, ऊपर का पिक्चर देखिए आप, नीचे का पिक्चर आप देखिए, अब ये आ गया आजकल के रैम जैसा दिख रहा है। इसमें आपको दो दो कट नोच दिख रहे हैं, एक यहां एक यहां, ठीक है। अब ये SDR रैम क्या, तो देखिए सिंक्रोनस डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सिंक्रोनस डायनेमिक एक्सेस मेमोरी जो है इट हैज एक्सेस टाइम बिटवीन 25 to 10 नैनोसेकंड। इसमें बिट एक्सेस करने का जो टाइम था वो 25 से 10 नैनोसेकंड्स था। और इस रैम को ड्यूअल यानी ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जैसा हमारा आज का रैम स्लॉट होता है उसी में लगाया जाता था, ठीक है। एंड इसमें जो है ये आपका कैपेसिटर बेस था यूजिंग आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज भी लगे होते हैं। ये जो भी आप पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं ये सब आईसीज हैं जो ब्लैक 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 दिख रहे हैं। इसी में आप कैपेसिटर आपका इंटीग्रेटेड होता था। ये हमारे मदरबोर्ड के डिम स्लॉट में लगता था। फिर ये थोड़ा चेंज हुआ, आ गया आरडी रैम। अब ये रोम्बस डायनेमिक रैम, रोम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रैम चिप्स वर्क्स इन पैरेलल। अब वहां पे सीक्वेंशियल खत्म हो गया, अब ये पैरेलली वर्क करेगा यानी मल्टीपल बिट एट अ टाइम, which allow you to achieve a data rate up to 800 मेगाहर्ट्ज और 1600 mbps तक की स्पीड को सपोर्ट किया है आरडी रैम, ठीक है। काफी स्पीड हो गई। अब पहले के कंपैरिजन में कहा हम 176 mbps कर रहे थे, अब कहा हम 1600 mbps कर रहे हैं, लगभग 8 टाइम्स ज्यादा। Yes, sir. फिर आपका वी रैम आया स्पेशली फॉर वीडियोस के लिए। वीडियोस कहने का मतलब कि जब आपको ऐसा कंप्यूटर जहां पे वीडियो बेस्ड आपको ज्यादा वर्क करना है तो उसके लिए आया। ये कैसे लगता है सर? ये भी किसके लिए, अब ये देखो इस तरह की मशीनों का ना जो स्पेशली ग्राफिक्स वगैरह के लिए होते हैं वैसा मशीन का पूरा प्लेटफॉर्म ही चेंज हो जाता है। लगता तो सब एक ही तरीके से, ठीक है। अब इस तरह के रैम का वीडियो अडेप्टर में यूज होने लगा, इसीलिए इसको वी रैम कहते हैं। These chips have two ports so that video data can be written to chip at the same time, and video adapter regularly reads the memory to refresh the monitor's current display. हाँ, स्पेशली आपको ये बना वीडियो अडेप्टर में लगाने के लिए जिससे कि ये इमीडिएटली अपने आप को रिफ्रेश करता रहे। वीडियो इनपुट हो, डिस्प्ले हो, रिफ्रेश हो, फिर इनपुट हो, डिस्प्ले हो। फिर इसी तरीके से आ गया ईडीओ रैम। ये थोड़ा हिस्ट्री की बातें हैं, आपको थोड़ी बोरिंग लगेगी, लेकिन कभी कहीं मिल जाए तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है ऐसा भी रैम कभी आया था। धीरे धीरे चेंज हो रहा, आपको अच्छा लगेगा जब आप DDR2, 3, 4 की बात करेंगे जो रिसेंट की है। बट कभी भी हिस्ट्री को मत भूलिए सर, हिस्ट्री के बेसिस पे अब आप आसानी से समझ सकते हैं अगले डिवाइस की इंपॉर्टेंस, ठीक है। जैसे आज आप DDR2, 3 यूज करने वाले हो तो आपको 4 का इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि 4 जो है वो बढ़िया है, राइट? Yes, sir. हाँ, अब एक आया ईडीओ रैम, अलग था ये। ईडीओ रैम इज एन एब्रिविएशन ऑफ एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, इट डज नॉट वेट for the completion of the processing of the first bit before continuing to the next one. As soon as the address of the first bit is located, EDO DRAM begins looking for the next bit. ये वेट नहीं करता था, पहले क्या होता था अगला प्रोसेस होगा तो दूसरा आएगा,
नहीं, अब वो चला गया, आगे खाली है, फट से दूसरा भेज दो, वो प्रोसेस हो रहा है, इट्स ओके। तो ये सारे जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वो किस लिए है? ये सिस्टम की स्पीड को इनहेंस करने के लिए, क्योंकि प्रोसेसर हमारे पास आते चले गए, लेकिन उसके साथ साथ जो एडिशनल कंपोनेंट है उन्हें भी इनहेंस करना था। ठीक है, यस सर। अभी मैंने फ्लैश मेमोरी के बारे में आपको बताया। फ्लैश मेमोरी क्या है? एक EEPROM है, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। समरीन देख रही हूं? समरीन, हेलो हेलो, you all are getting my voice? हेलो, आपका आवाज नहीं नहीं मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज, मेरा ख्याल से मेरा इंटरनेट थोड़ा प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा शायद। अब ठीक है सर। ठीक है, ओके। अब DDR रैम का टाइम आ गया। DDR रैम, हाँ, DDR हकीकत में एक SD रैम है, यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब DDR यहां पर रिप्रेजेंट करता है डबल डेटा रेट। ठीक है, अब ये जो है, ये SD रैम सिंक्रोनस डायनेमिक रैम जैसा ही है, इसका बैंडविड्थ हाई होता है। ये आपको मतलब इट्स मैक्सिमम ट्रांसफर रेट टू L2 केस, यानी कि रैम का तो काम ही है L2 को ट्रांसफर करना, केस मेमोरी को ट्रांसफर करना, वो आया 1064 Mbps स्पीड के साथ। ठीक है, और ये बाकी रैम के कंपैरिजन में, क्योंकि आप 1600 Mbps तक देख चुके हैं, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन स्पीड भी होती है। अब इसी स्पीड को इनहेंस किया गया DDR2, DDR3 में, है ना? यस सर। अब आप यहां पे जरा सा इसके स्पीड को गौर करें, तो जो DDR4 रैम है वो अप टू, एक मिनट रुक जाइएगा, अब इनका ट्रांसफर रेट जरा सा देखिए, तो ये अराउंड जो आपका DDR2, DDR3, DDR4, यहां जो है, यहां आप SD रैम से कैलकुलेट कीजिए, 0.8 से 1.3 GBps, यानी कि गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से ये डेटा ट्रांसफर कर सकता था। यहां पे ये रेंज ये हो गया 2.1 से 3.2, 4.2 से 6.4, और फाइनली नाउ वी हैव अराउंड 21 GBps की स्पीड से सपोर्ट करने वाला रैम तक अवेलेबल है। ठीक है, एंड इसमें जो टाइम है वो टाइम भी देखिए, इतना डेटा ट्रांसफर करने में भी मुश्किल से आपको 8 नैनोसेकंड का टाइम लगता है। वोल्टेज लेवल की अगर बात करेंगे तो पहले के कंपैरिजन में आज के डेट में जो DDR4 है वो आपका 1.2 नहीं, माने कि वोल्टेज लेवल भी कम है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होता चला गया, ट्रांसफर रेट बढ़ता गया, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन घटता गया। हाँ, अगर FSB की बात करें तो 1600 FSB के तक में ये आया, एक क्लॉक स्पीड होती है। और डेवलपमेंट फेज देख लीजिए, आपका DDR4 जो है 2014 में ही आ गया, राइट? तो ये Yes, चार्ट sir. मैंने डाले हैं,
बट आपसे अगर कोई क्वेरी करता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DDR2, 3, 4, तो आप बोलिएगा कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का है डिफरेंस, दूसरा स्पीड का डिफरेंस है। ठीक है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो बच्चे ये आपके रैम के बारे में है। अब आप जब अपनी मशीन के लिए रैम लेते हैं तो वहां पे आप उससे क्वेरी कर सकते हैं कि ये कौन सा रैम है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या है। ठीक है? Yes, sir. ये और भी जो मैं ऐसे ही वर्बली बोलता आया उन सबको मैंने यहाँ पे थियोरेटिकली डाला हुआ है। रैम रोम में थोड़ा फर्क भी है। ठीक है? फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द केस मेमोरी इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है? वैसे केस मेमोरी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस किया है कि भाई केस मेमोरी क्या होती है, कहाँ यूज होती है। केस मेमोरी को ही कैश मेमोरी भी लोग बोलते हैं। ये अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र कर रहे थे कि केस मेमोरी क्या है। तो केस मेमोरी नो डाउट ट्रांजिस्टर बेस्ड मेमोरी होती है, जो आपको सिंपल जो हमारा डी रैम है उसके कंपैरिजन में ये काफी फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है। इसीलिए इसका यूज जो है वो रैम और प्रोसेसर के बीच होता है। ये केस मेमोरी भी 3 तरह की होती है, L1, L2, आई थिंक वी कैन कवर इट। तो आपका L1, L2 और L3 ये 3 लेवल के केस मेमोरी हैं। अब जो L1 है वो प्राइमरी केस है, इज एक्सट्रीमली फास्ट बट रिलेटिवली स्मॉल एंड यूजुअली एम्बेडेड इन द प्रोसेसर चिप एज CPU केस। L1 केस मेमोरी प्रोसेसर में ही इनबिल्ट होती है और ये सबसे फास्टर होती है और बहुत छोटी होती है, इसे तो प्रोसेसर के साथ ही इंटीग्रेट कर दिया गया। L2 केस मेमोरी सेकेंडरी केस है